जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पॉलिटी जो है बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 2 वीडियो में पूरा का पूरा 1 शॉट वीडियो आपको करवा दिया गया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पॉलिटी का आपको वहां से मिल जाएगा। अब जो आज का ये स्पेशली वीडियो है, हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे आपका अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था आपको 16 जुलाई को, वो चाहे आपका इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम है उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम यहाँ क्विक डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लास्ट समय है, ठीक है, तो लास्ट समय में आखिर आपको करना क्या है, उससे पहले एक चीज में आप जरूर आप देख लो ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिरी समय में मुझे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही होता है कि आखिरी समय में सर करना क्या है। तो 1 मिनट में लूंगा और उसको मैं जल्दी से आपको ये चीज बताता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि 4 फोल्डर आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड है, बस एग्जाम से पहले इसको देख के जाइएगा। आपका जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्ट का काम करेगा और सिलेक्शन जो है आपका बहुत ही आसान कर देगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो मैथ्स के जो 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप एटलीस्ट बना पाओगे। तो मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बस 2 वीडियो हमने आपके लिए डाला है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। क्योंकि मैथ्स हमेशा से हमने कहा है, जो एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स होता है वो आपका, अगर आप बिहार पुलिस दे रहे हो तो पीटी आपका कंफर्म कर देगा, और अगर आप दरोगा दे रहे हो तो आपको टॉपर में भी लेके आएगा मैथ्स रीजनिंग, और अगर आप टॉपर में नहीं आते हो तो कम से कम दरोगा तो कंफर्म कर देगा। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चंस होंगे, पर जो 5 से 6 क्वेश्चंस आता है वो कोशिश कीजिएगा, थोड़ा आपका लेंदी हो सकता है, ठीक है। अभी जो 16 जुलाई को आए थे हम डिस्कस कर देंगे क्वेश्चंस, जितने भी 10-20 क्वेश्चन जितने भी। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी 2 वीडियो डल चुका है, तो प्लीज ये मैथ्स वाला आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टोटल अभी से 15 वीडियो हो जाएंगे, इसको एनालिसिस देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद बिहार पुलिस क्लास, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार पुलिस से रिलेटेड मैंने इसमें करवा दिया है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, ठीक है। और जितने भी PYQ किए गए हैं उसका हम आपके लिए प्रॉपर PDF, जो आप वीडियो देखोगे तो सामने PDF ये प्रिंट करवा लेना, ठीक है। और ये PDF के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, या हमने आपको डायरेक्टली बताया @dream_dose9 इस पे आप टेलीग्राम या आईडी इस पे मैसेज कीजिएगा। जो भी नॉमिनल चार्जेस रखा गया, मैं फिर से कहता हूं, इतना मेहनत किया गया इस PDF को, एक हमने खुद टाइप किया है, तो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड है। अब इसमें कुछ और भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसको आप ले लीजिएगा, बाकी ये सब आप कंप्लीट करके जाइएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस अंत तक आप बने रहें। देखिए आप बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, जो क्वेश्चंस आपके यहां से आए हुए थे, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है, तो जो दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टेटस के क्वेश्चंस भी फॉलो करना स्टार्ट करें। आप नंबर सेव कर लीजिएगा जो आपका व्हाट्सएप वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहां से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो ये है आपका वित्त आपातकाल, राष्ट्रीय शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, युद्ध की स्थिति, या आपका चुनाव आयोग। तो आपको पता है सबसे पहले आपने 3 तरीके का आपातकाल आपने देखा है। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका 352 में आपने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कौन करता है, तो हमेशा याद रखना राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रपति किसके रिकमेंडेशन पे करेगा, तो जो कैबिनेट होगा, जो मंत्रीगण है, उसके रिकमेंडेशन पे, उसके कहने पे, या PM के कहने पे ही आपका कौन आपका घोषणा करता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति ही आपका घोषणा करता है आपका किसका, नेशनल इमरजेंसी का। पहला क्वेश्चन। दूसरा याद रखिएगा 3 बार आपका नेशनल इमरजेंसी लगा है। सबसे पहले कब लगा था, तो 1962 में लगा था, इंडिया और चाइना का जब वार हुआ था। उसके बाद आपका 1971 में लगा, जब बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया गया, मतलब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश को ऐसे स्वतंत्र राज्य देश के रूप में देखा गया, तब पाकिस्तान के साथ हुआ 1971 में। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश एज ए कंट्री कब फॉर्म हुआ था, एक देश के रूप में कब फॉर्म हुआ था, तो 1971। और लास्ट में एक बार जो हुआ, ठीक है, जिसका नाम दिया गया था आंतरिक अशांति, दैट मींस इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे आपका इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, तो 1975। तो 3 बार लगा है, 1962 इंडो चाइना वार, 1971 इंडिया बांग्लादेश, और इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऐसे देश के रूप में आज़ादी दिलाया गया, और लास्ट 1975 जो कि
आंतरिक अशांति के नाम पे किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो ये है आपका नेशनल इमरजेंसी, जिसका घोषणा कौन करेगा? तो आपका राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद है आपका वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल के जो बारे में बात किया गया है तीसरे नंबर में है, और ये आपका 360 में आपका आता है, याद रखिएगा। ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है आपका स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी जो है याद रखिएगा, 4 आपको ऐड करना है, 1952, उसके बाद 4 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 356। तो 356 में क्या बताया गया है? तो आपका स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है, या इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी हम लोग कहते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है? तो 356 जो है आप देखोगे तो ये है आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन का बात करते हैं या स्टेट इमरजेंसी का बात करते हैं, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में सबसे पहले कब लगा था? तो 1968 में। ये बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले आपका जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू हुआ? तो 1968 में। वहीं आपका क्वेश्चन चेंज किया था, बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले कौन से राज्य में आपका जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है वो है आपका पंजाब। और ये पंजाब में कब लागू हुआ ये भी पूछा गया है, तो 1951 में लागू हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये कुछ इमरजेंसी की बातें हैं जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो इमरजेंसी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमसे छीन लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो हमसे नहीं छीना जाता है? तो अनुच्छेद नंबर आपका 20 और 21 जो है आपका आपसे नहीं छीना जाता है। और यही मैं आपका बात करूं, जो इमरजेंसी का जो ये कंसेप्ट है, ठीक है, इमरजेंसी जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो जो इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है हमने कहां से लिया है? तो यहां दो चीज आपको समझ के रखना है, कंफ्यूज मत करना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमरजेंसी का जो एक कंसेप्ट है, आपातकाल का जो कंसेप्ट है, हमने कहां से लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इवन आपका बिहार पुलिस में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा संविधान है उसके जो मूल ढांचा है, मैक्सिमम चीज वो कहां से लिया गया है, कहां के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना, कहीं के संविधान से नहीं लिया गया, हर संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया, पर मैक्सिमम जो चीज लिया गया है वो आपको भारतीय शासन अधिनियम 1935, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसी से आपका इमरजेंसी का भी कंसेप्ट लिया गया है। तो अगर पूछे कि इमरजेंसी का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। बट यही क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन में ये लिखा हो कि जो इमरजेंसी के समय जो आपका जो मौलिक अधिकार होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ये चीज कहां से लिया गया है? तब आप मारोगे जर्मनी। तो इसमें क्वेश्चन आप समझ के रखना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको इसमें बहुत चीज जानने को मिला है, तो इतना चीज कम से कम आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति, ठीक है। देखिए, स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट से भी आपको आर्टिकल से बहुत सारे पूछे गए। तो यहां पूछा कि राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? देखिए, क्षमादान का शक्ति हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 161। देखिए, क्षमादान का शक्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन। मैं फिर से बोलता हूं, जितने भी, ठीक है, हिंदी में वर्ड है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी वर्ड है उसको आप इंग्लिश में भी याद रखा कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा? इंग्लिश में भी याद रखा कीजिएगा। अब देखिए, जैसे कि राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति, ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखिएगा 1961, ठीक है। बट याद रखिएगा जो राज्यपाल है वो डेथ सेंटेंस मतलब होता है मृत्यु दंड को वो माफ नहीं कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ये भी याद रखना है, क्या प्रेसिडेंट मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? आप बोलोगे यस। क्या प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल मतलब होता है जो आर्मी का जो लॉ होता है, क्या उसमें अपना जजमेंट रख सकता है? तो आप बोलोगे यस, मृत्युदंड में भी रख सकता है और आपका कोर्ट मार्शल में भी रख सकता है। तो यहां पूछा कि राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपने बोला 161। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अगर प्रेसिडेंट का, ठीक है, जो क्षमादान की शक्ति है वो किस में है? तो आप बोलोगे 72, ठीक है। 72 जो आर्टिकल है वो आपका क्षमादान का शक्ति बताता है, आपका किसका?
प्रेसिडेंट का। और 161 आर्टिकल क्या बताता है, किसका क्षमादान का शक्ति बताता है, तो आपका गवर्नर का। ठीक है, अब यहाँ दो ये जो है 161, 163 और 164 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 163 ये बोलता है कि राज्य में क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री गण होगा, मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड आपका चीफ मिनिस्टर होगा, और ये मंत्री परिषद का काम क्या होगा, आपको प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, प्रेसिडेंट को ऐड करने के लिए, ऐड मतलब AID। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा, तो अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपको चेंज करेगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है, ध्यान से कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है, या इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन कि अपॉइंटमेंट ऑफ CM, मतलब CM का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखिएगा CM का जो अपॉइंटमेंट है वो 64 में है। याद रखिएगा CM का अपॉइंटमेंट बोले या CM के रिकमेंडेशन पे जितने भी मंत्री परिषद है उनका अपॉइंटमेंट बोले, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 64 में। और अपॉइंटमेंट इनको कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा। तो CM का अपॉइंटमेंट या मंत्री परिषद का जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कौन से अनुच्छेद में, 164 में। और मंत्री परिषद के बारे में किस में बताया गया, एक मंत्री परिषद होगा राज्य में जो कि प्रेसिडेंट का हेल्प करेगा, तो 163 में। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और ये है आपका क्षमादान का शक्ति, आपको याद रखना है, ये है 161 में। और आपका प्रेसिडेंट का जो क्षमादान का शक्ति है ये है आपका 72 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देखिए कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान, मैंने अभी बताया राष्ट्रपति का जो क्षमादान का बताया गया है वो आपका 72 में बताया गया। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान के बारे में बताया गया है वो आपका 72 में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है, तो जैसे कि मैंने बोला स्टेट में क्या मैंने बोला 163, सेम चीज स्टेट में 163, इसी तरीके से याद रखो। ठीक है, तो जैसे कि राज्य में क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा आपका गवर्नर को हेल्प करने के लिए, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि संघ में एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, वो अनुच्छेद नंबर 74 में बताया गया है कि संघ में एक मंत्री परिषद होगा जो कि आपका क्या करेगा, प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा। ठीक है, 76 क्या बताता है, तो 76 आपका बताता है, आपको किसके बारे में बताता है, जल्दी से बताइए। तो 76 जो है आपका किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। तो अगर आपको मैं पूछूं कि अटॉर्नी जनरल किस में है, तो अटॉर्नी जनरल जो है आपका 76 में है। ठीक है, जिसको बोलता है महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल जो है आपका 76 में है। और एक आपका अटॉर्नी जनरल का जैसा ही होता है आपका राज्य में एडवोकेट जनरल, तो 76 में है आपका अटॉर्नी जनरल और 165 में है आपको याद रखना है एडवोकेट जनरल। तो 165 में कौन है, आपका एडवोकेट जनरल, और 76 में कौन है, आपका अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। और कैग कौन से अनुच्छेद में है, तो कैग जो है आपका कंपोर्टेंट ऑडिटर जनरल जो है अनुच्छेद 148 में है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब जो यहां बात किया गया है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले कुछ मैं अनुच्छेद बोलते हुए जाता हूं जो राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति का पोस्ट है वो किस में है, तो अनुच्छेद 52 में है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा राष्ट्रपति का जो आपका जो विधायकी पावर है, डेट मीन जो आपका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका वाला जो पावर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका का जो पावर है, क्योंकि आपको संविधान में बताया गया है कि जो कार्यपालिका का जो हेड होगा वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट होगा, बट वो नाम मात्र का हेड होता है। तो कार्यपालिका वाला जो पावर है इसका कौन से अनुच्छेद में है, तो 53 में है, याद रखिएगा। उसके बाद 54 में आता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन मंडल जो है, प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन मंडल है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो निर्वाचन मंडल जो है 54 में। याद रखिएगा, इनके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ आपके जो चयनित MP है वही भाग लेंगे, प्लस जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका जो विधान सभा है उसमें जितने भी आपके जो चयनित है, मतलब चयनित होके आए हैं वो भाग लेंगे, प्लस आपका दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है वहां जो चयनित होके आए हैं वही आपका भाग लेंगे। तो दिल्ली, पुडुचेरी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चयनित लोग इनके में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इसी में पूछा गया था कि इनका इलेक्शन के बारे में किसमें बताया गया है, तो इलेक्शन का जो इनका मुद्दा है वो अनुच्छेद 55 में बताया गया है।
ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, कि इनका जो आपका जो ओथ है, ओथ इनको कौन दिलाते हैं, ठीक है, शपथ इनको कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, जो कि आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो 60 अनुच्छेद जो है, आर्टिकल नंबर 60 जो है, इसमें इनका किसके बारे में बताया गया है, तो आपका शपथ के बारे में बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 61, महाभियोग। तो महाभियोग के बारे में किसमें बताया गया है, तो आपको याद रखना है, महाभियोग के बारे में जो आपको बताया गया है वो 61 में आपका बताया। और महाभियोग में कौन भाग लेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी, चाहे मनोनीत है चाहे चयनित है, वो लोग ही भाग लेते हैं, आपका अनुच्छेद 61 में बताया गया है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इनको हटाने का जो संकल्प है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इनको हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है इंपीचमेंट के लिए, महाभियोग के लिए। बट जो आपका जो आपका जो राज्यसभा के जो हेड होते हैं, कौन होते हैं, वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो उनको अगर हटाना है उनके पद से, आपके राज्यसभा के पद से अगर उनको हटाना है, तो जो संकल्प लाया जाएगा वो हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा, बस आपका लोकसभा में नॉर्मल तरीके से उसको पास करवाना है, ठीक है। तो महाभियोग के बारे में आपका 61 में बताया गया है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा 123, तो अध्यादेश। तो अध्यादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके बिहार पुलिस में कि अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, तो 123 में है, ठीक है, 123 में है। तो संघ का बात करें तो 123 में है, और राज्य का अध्यादेश बात करें तो 213 में है। तो राज्य में जो अध्यादेश लाएगा वो गवर्नर लाएगा, और जो संघ में जो अध्यादेश लाएगा वो आपका कौन लाएगा, तो वो आपका प्रेसिडेंट लाएगा। ये चीज आपको समझ के रखना है, 123। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अध्यादेश कब लाया जाता है आपको पता है, तो अध्यादेश को कितने समय में पास करवा लेना चाहिए, तो जैसे ही पार्लियामेंट खुलेगा 6 सप्ताह के अंदर पास करवा लेना चाहिए। ये भी चीज आपको याद रखना है। इनका एक अनुच्छेद आप और याद रखोगे, ठीक है, इनका एक अनुच्छेद आप और याद रखोगे, वो है आपका 143। इसमें अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि आपका एडवाइजरी पावर, कि इनके पास एक, ये अनुच्छेद में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट जो है किसी भी लॉ के मुद्दे पे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनका एडवाइस वो मानेंगे ही, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि भारतीय गणराज्य में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। मैंने अभी समझाया कि जो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो होता है आपका, कौन होता है, तो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो होता है आपका प्रेसिडेंट होता है। बट ये नाम मात्र का हेड होता है, क्या होता है, ये नाम मात्र का हेड होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका दैट मींस एग्जीक्यूटिव। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो एग्जीक्यूटिव वाला जो पावर होता है, कार्यपालिका वाला जो पावर होता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपका कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, मैंने अभी बताया था 53 में बताया गया, ठीक है। तो कार्यपालिका का जो पावर है तो किसे बताया गया है, आपका अनुच्छेद 53। बट याद रखिएगा ये नाम मात्र का ही आपका क्या होता है, ये आपका हेड होता है। रियल हेड जो होता है वो पीएम होता है, पर संविधान के हिसाब से भारतीय गणराज्य, गणराज्य मतलब रिपब्लिक, कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगा, तो आपका प्रेसिडेंट में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां लिखा है आपका, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपको, इसमें आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नाम वर्णित है। तो भाग 1 मैंने पढ़ाया था, भाग 1 में मैंने 2 आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया था। पहला आर्टिकल ये बताया था कि फर्स्ट आर्टिकल में क्या मेंशन है, तो भारत का नाम, दैट मींस भारत, दैट इज इंडिया। तो जो इंडिया का जो नाम मेंशन है 2 है, एक है भारत और इंडिया, ये 2 नाम मेंशन है आपका संविधान में, ये पहला पॉइंट। तो यहां पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नाम वर्णित है, तो आपको याद रखना है भारत, दैट इज इंडिया, भारत और इंडिया जो मेंशन है आपका अनुच्छेद में मेंशन है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका अनुच्छेद 1 से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो ये नाम, ये किस में नाम वर्णित है, तो भारत और इंडिया मेंशन है अनुच्छेद 1 में। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये मेंशन है कि जो भारत जो होगा, ठीक है, क्या होगा,
भारत जो होगा यूनियन ऑफ स्टेट होगा। डेट मीन्स भारत जो होगा बहुत सारे स्टेट से मिलके बना होगा, ठीक है। मतलब संघ जो ये बना हुआ है किससे, बहुत सारे स्टेट से मिलके बना हुआ है। तो इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट किसमें बताया गया है, तो वो भी आपका अनुच्छेद 1 में बताया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद में नए राज्य का जब स्थापना होता है तो कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों को स्थापना के बारे में बताया गया है, या पहले से अगर कोई राज्य है तो उसको बाउंड्री को अगर एक्सटेंड करना है, ठीक है, कम ज्यादा करना है, तो ये सब चीजें के बारे में किसमें बताया गया, नया राज्य हो या ऑलरेडी कोई राज्य हो जिसके बाउंड्री में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, तो नया राज्य बनाना हो या पहले से जो राज्य उनके बाउंड्री में कुछ चेंजेस किया जाए, तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो ये है अनुच्छेद 3 में है। इसके बारे में अच्छे से ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो जरूरत है बस अभी हम उस पे ही आपको ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। मैंने अभी बताया संघ और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो आपको किस में है, तो भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, तो अच्छे से याद रखिएगा, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपका बताया गया है आपका नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में आपका बताया गया है। और ये जो सिटीजनशिप है, कैसा सिटीजनशिप है, तो एकल नागरिकता है, दैट मीन सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ। और ये हमने कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से ये कंसेप्ट हमने लिया है, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भाग 3 में क्या है, आप सबको पता है, भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, क्योंकि भाग 3 में क्या है आपका 12 से लेके 35 तक, क्या है आपका 12 से लेके 35 तक किसके बारे में बताया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आपको पूछा जाएगा कि मौलिक जो आपका अधिकार है कौन से अनुच्छेद कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, और ये 12 से लेके 35 तक। और फंडामेंटल राइट जो हमने कहां से लिया है, तो यूएस से लिया है, ये चीज आपको याद रखना है। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है, दैट मीन्स डीपीएसपी है, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, तो 36 से लेके ये 51 तक है। और डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भाग वाला पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब कुछ जो मैं भाग के बारे में बताऊं वो आप जरूर याद रखिएगा। भाग 1 मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 मैंने आपको बताया क्या है, आपका नागरिकता है। भाग 3 मैंने आपको क्या बताया, इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। भाग 4 क्या है, तो आपको डीपीएसपी के बारे में बताया गया। और भाग 5 जो है इसमें संघ के बारे में बताया गया, संघ मतलब यूनियन के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट भाग है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको पंचायती राज जो है कौन से भाग में बताया गया है, पंचायती राज के बारे में, तो भाग 9। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है, ये चीज याद रखेगा। भाग 10 में किसके बारे में बताया गया, जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूं। टोटल 22 पार्ट जो आपको याद रखना चाहिए, उसमें कौन सा आपको याद रखना है, ठीक है। 9 में क्या है, तो आपको पंचायती राज, पंचायती में मुखिया वंजा मैंने बोला था, तो आपने क्या बोला था, नो। तो 9 में क्या है आपका पंचायती राज सिस्टम है। 10 में क्या है, तो इसमें स्पेशल जो कुछ प्रोविजन मतलब स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया, स्पेशल प्रोविजन आपको बनाया गया है एससी और एसटी के लिए। तो एससी और एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन किसमें है, तो भाग 10 में है, अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा भाषा के बारे में, मतलब आपका संघ का भाषा के बारे में कौन से अनुच्छेद में कौन से भाग में बताया गया है, तो भाग 17 में आपको याद रखना है, आपका भाषा के बारे में बताया गया। और इमरजेंसी आपको पूछा जाता है, इमरजेंसी के बारे में किसमें है, तो पार्ट 18 जो है, पार्ट 18 आपको पूछा जाएगा, पार्ट 18। तो आपका जो इमरजेंसी है वो कौन से भाग में है, तो भाग 18 में इमरजेंसी के बारे में बताया गया, आपातकाल के बारे में बताया। और अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संशोधन के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में किसने बताया गया है, तो पार्ट 20 में बताया गया है, ये चीज आपको याद रखना है। उसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 15। तो 15 में किसके बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो भी चीज मैंने आपको यहां बताया, 17 भाषा, 5 संघ, ठीक है, 10 एससी एसटी के बारे में, 9 पंचायती राज, 15 इलेक्शन कमीशन, 18 इमरजेंसी और 20 जो है आपका अमेंडमेंट के बारे में बताया गया, संशोधन के बारे में आपको बताया गया है। अच्छे से ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका
क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का गणराज्य है? हम सबको पता है भारत किस तरह, देखो प्रियम्बल में जितने भी शब्द है आपको याद रहना चाहिए, चाहे दरोगा दे लो, चाहे बिहार पुलिस, चाहे बीएसएस, क्योंकि पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा शब्द है जो प्रियम्बल में मतलब प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, तो वही पूछा है संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का गणराज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी हो, लोकतांत्रिक, तीनों है, याद रखिएगा। इसमें कुछ नहीं था, ये जब आया था आपको टिक मारना था तीनों। ठीक है, उसके बाद है आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका पीडीएफ है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको लिख के भी दिया गया है। देखिए संविधान सभा का बात करें तो सबसे पहला तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था, तो आप बोलोगे 9 दिसंबर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो संविधान सभा जो बना था वो किस मिशन के अंदर बना था, तो आपको याद रखना है वो जो बना था कैबिनेट मिशन, जो कि आपका 1946 में आपका आया था। तो आपको पूछा जाएगा संविधान सभा किस मिशन के अंदर बना था, तो याद रखिएगा कौन सा मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था उसके अंदर ये बना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपको अच्छे से याद रखना है। अब याद रखना है इसका जो पहला बैठक जो हुआ था, ये पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को हुआ था। और ये भी पूछा गया कि ये कहां हुआ था, तो आपको याद रखना ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसका जो आखिरी बैठक हुआ था ये कब हुआ था, तो आखिरी बैठक जो हुआ था 24 जनवरी आपको 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आखिरी बैठक था। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। कुछ चीज आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को 2 चीज हुआ था, हमारा नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये दोनों जो एक्सेप्ट किया गया था वो कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को ही किया गया था। अगर मैं संविधान सभा का बात करूं, याद रखिएगा, ठीक है, पहला बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो अस्थायी चेयरमैन किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चेयरमैन इसका बनाया गया था। ठीक है, या प्रेसिडेंट बनाया गया था। दूसरा तो स्थायी किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से क्या बनाया गया था, आपको याद रखिएगा, आपका संविधान सभा का क्या बनाया गया था, आपका प्रेसिडेंट या चेयरमैन आपका बनाया गया था, याद रखिएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जो संविधान सभा था इसमें प्रस्तावना किसके द्वारा, प्रस्तावना जो होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो प्रस्तावना प्रियम्बल जो होता है उसका क्या पहले प्रस्ताव लाया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था प्रस्तावना के लिए। ठीक है, तो वो लाया गया था JL नेहरू के द्वारा लाया गया था। और ये कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, जो कि पास जो हो गया था ये 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तावना का जो उद्देशिका प्रस्तावना जो लाया गया था किसके द्वारा लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो JL नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और पास कब हो गया था, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया, ये सब चीज आपको याद रखना है। कुछ चीज अगर हम लोग यहाँ डील करें, जैसे कि 26 नवंबर 1949 एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसको एडॉप्ट कब किया गया, मतलब अंगीकृत, मतलब उसको एक्सेप्ट कब किया गया। मतलब एक होता है एडॉप्ट करना, मतलब अपनाया कब गया, और एक होता है इंप्लीमेंट करना, मतलब लागू करना। तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले संविधान जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको किसने अपनाया था, तो संविधान सभा ने अपनाया था। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि संविधान को कब अपनाया गया, एडॉप्ट कब किया गया, तो याद रखिएगा अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1949 को। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए यहां से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। वही एक क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा कि संविधान को हमने इंप्लीमेंट कब किया। ठीक है, तो इंप्लीमेंट जब किया गया था, अंगीकृत जब किया गया था पूरे भारत में, तो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो एक कंसेप्ट याद रखना, सबसे पहले संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, हमारा संविधान कब अपनाया गया, तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि फिर अपनाया गया तो फिर इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी आपका 1925 को लागू किया गया। ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
उसके बाद है आपका संविधान के कुल कितने अनुच्छेद है। देखिए अभी अगर 2024 तक संशोधन किया तो टोटल जो अनुच्छेद है आपको याद रखना है 448 आपके क्या है, आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान क्या बोला है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, मैंने अभी बताया था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो डिस्कस कर दिए तो उसको कुछ टाइम वैसे। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है। लोकसभा का कार्यकाल देखिए, जो लोकसभा के जनरली जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, पहला पॉइंट। बट 5 वर्ष से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा, अगर मैं यहां लिखता हूं जनरली इसका समय काल कितना होता है, 5 साल का होता है। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ये स्थायी सदन है, नहीं। अगर आपको पूछा जाए कि स्थायी सदन कौन है, परमानेंट सदन कौन है, तो आप बोलोगे वो है आपका राज्यसभा। ये क्या है, आपका नॉन परमानेंट सदन है, मतलब नॉन परमानेंट हाउस है। तो ये क्या है, नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट मतलब क्या होता है, इसका हम लोग विखंडन कर सकते हैं। नॉन परमानेंट हाउस है मतलब अस्थायी सदन है। तो आपको पूछा जाए अस्थायी सदन कौन सा है, तो आप बोलोगे लोकसभा, ठीक है। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, तो आपको याद रखना है इसका जो अनुच्छेद नंबर 81 आपको याद रखोगे। लोकसभा किसमें, अनुच्छेद 81 में है। ये एक नॉन परमानेंट हाउस है। 5 साल इसका जनरली क्या होता है, इसका समय होता है। बट इसको 5 साल से पहले भी इसको विखंडन किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके कहने पे, पीएम के कहने पे, या उनके जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर, मंत्रीगण, और पीएम जब कहेगा तो 5 साल से भी पहले इसको विखंडित कर दिया जाता है। जो कि कौन से अनुच्छेद में है कि सत्र का स्टार्ट करना या सत्र का एंड करना या इसको डिसॉल्व करना, कौन से अनुच्छेद में बताया गया कि सत्र का स्टार्ट करना, सत्र का एंड करना या सत्र का समय से पहले ही डिसॉल्व कर देना, ये अनुच्छेद 85 में बताया गया है। आपको याद रखिएगा। और ये सब कौन करता है, तो आपका प्रेसिडेंट करता है। याद रखिएगा लोकसभा का बात करें तो 81 में है, ये एक नॉन परमानेंट हाउस है। और याद रखिएगा कम से कम मिनिमम एज इसमें आपका एमपी बनने के लिए 25 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए आपका 30 होना चाहिए, गवर्नर और प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका 35 होना चाहिए। इसको याद रखिएगा। निचला सदन भी बोला जाता है, पूछा जाएगा निचला सदन किसको बोलते हैं, तो लोकसभा को। दूसरा इसको प्रथम सदन, निचला सदन इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछेगा कि युवाओं का सदन किसको कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। जनता का सदन किसको कहा जाता है, तभी भी इसी को कहा जाता है। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए। उसके बाद है आपका कि किस वर्ष संविधान को लागू किया गया था, तो मैंने अभी बताया संविधान को लागू कब किया गया था। तो आपको अभी मैंने बताया कि संविधान को अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर आपका 1949 में अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को आपको अपनाया गया। तो 1949 में आपका अपनाया गया, ठीक है। बट यहां पूछा कि लागू कब किया गया था, तो लागू 26 जनवरी 1949 को क्या हो गया, अपनाया गया। और 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को क्या हो गया, ये पूरे भारत में क्या हो गया, आपका पूरे भारत में क्या हो गया, ये लागू हो गया। ये चीज याद रखिएगा। यहां 1952 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अगर आपको याद हो, किसी को याद है, इससे बहुत बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बने कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, तो आपको याद रखना है सामुदायिक विकास, ठीक है, कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, तो 1952 में आया था। ये चीज आपको याद रखना। 1950 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक डेट याद हो, जैसे जैसे डेट याद करवाऊं उसी तरीके से आपको भी, एक स्टूडेंट हो आप टीचर नहीं हो, तो सोचना उसी तरीके से स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। डेट जब देखो तो माइंड में आप थोड़ा ये करो, जैसे 1950 हमने देखा, तो 15 मार्च 1950 में क्या हुआ था, क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है। तो योजना आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था, पहला क्वेश्चन। 1952 में क्या हुआ था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दरोगा में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था। और 1949 देखें तो आपका ही बिहार पुलिस का क्वेश्चन है कि जो आपका जो आरबीआई है, आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1935 में, ठीक है। अधिनियम कौन सा था, 1934 का था।
ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। किस वर्ष संविधान को लागू किया गया, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसी तरीके से आपको दिमाग में रखना है, जब भी आप कोई क्वेश्चंस देखते हो तो उसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है। एक चीज, जब ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसको कम से कम 1.5x के स्पीड से देखिएगा, ठीक है, ताकि आप फास्ट इसको कंप्लीट कर पाओ। भारत के भारत का जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना में कितने शब्द है, तो याद रखिएगा टोटल जो है आपका 73। अब मैं फिर से बोलता हूं, जितने भी शब्द दिए हुए हैं, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, जितने भी शब्द है प्लीज एक बार आप उसको अच्छे से जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है, तो आपको याद रखना है 73। तो सबसे पहला क्वेश्चन कितने वर्ड है, तो आप बोलोगे कितने वर्ड है, तो आप बोलोगे 73 वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रस्तावना हमने कहां से लिया है, तो यूएस के संविधान से लिया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में, ठीक है, कितने बार आपका संशोधन हुआ है, तो आप बोलोगे एक बार, सिर्फ एक बार। और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा जब एक बार हुआ था तो इसका कितना बार हुआ, एक बार हुआ, सिर्फ एक बार। और कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसको आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसके द्वारा क्या हुआ था, इसमें आपका संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या था, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी क्या हुआ था, ये सब। तो सबसे पहले कितने वर्ड है, टोटल 73 वर्ड है, ठीक है। कहां से हमने लिया है प्रीएम्बल का कंसेप्ट, प्रस्तावना का कंसेप्ट, तो यूएस से लिया है, ठीक है। इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है। कब हुआ था, तो 42वां संविधान सभा 42 अमेंडमेंट 1976। क्या हुआ था, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको कौन सा, तो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, आपको ये जोड़ा गया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका प्रीएम्बल। और याद रखिएगा प्रीएम्बल को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिल और आत्मा बोलते हैं। संविधान का जो दिल और आत्मा कौन है, तो वो प्रीएम्बल है बोला जाता है, ठीक है। बट यही चीज अगर पूछेगा बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कौन सा, किसको हम लोग आत्मा और दिल बोलते हैं, तो वो है आपका अनुच्छेद 32 को बोलते हैं, ठीक है, संवैधानिक उपचार को। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका ये 12 से 35 कर लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से कहां से कहां तक, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार का अगर हम लोग बात करें तो भाग कितना है, तो मौलिक अधिकार का जो भाग है, याद रखिएगा भाग कौन सा है, तो 3 में है। हमने कहां से लिया है मौलिक अधिकार, तो यूएस से लिया है। कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है। आपको अच्छे से याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा, तो आपको याद रखना है इसी को कहा जाता है। और कुछ अनुच्छेद याद रखिएगा, जैसे कि अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, तो विधि के समान, मतलब लॉ के सामने सब इक्वल होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के सामने सब क्या होगा, इक्वल होगा। अनुच्छेद 14 बताता है। 15 क्या बताता है, तो कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्या बताता है, कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। आपका चाहे कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से आते हो, कोई भी आपका सेक्स हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, किसी भी जाति से आते हो, तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन वाला भेदभाव को जो अंत किया गया अनुच्छेद 15 में, ठीक है। लॉ के सामने सब इक्वल होगा, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो छुआछूत को जो एंड किया गया, अनटचेबिलिटी का जो बात किया उसको एंड किया गया है, वो आपका 17 में आपके इसके बारे में बताया गया है। 21 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको जीने का जो अधिकार मिला है, राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है, आप फ्रीली जी पाओ, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, आपको कौन सा, अनुच्छेद 21। आपको विदेश जाने का जो अधिकार है कौन सा है, अनुच्छेद 121। शादी करने का जो आपका अधिकार है उसमें अनुच्छेद 21, ठीक है, याद रखिएगा। आपका उसके बाद जो 23 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 23 और 24। 23 में क्या बताया गया है, जो आपका बंधुआ मजदूर है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, लोगों को क्या कर देते हैं, बहला फुसला के ले जाते हैं, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो एंड किया गया है और बंधुआ मजदूर को जो एंड किया गया है अनुच्छेद 23 में।
24 में क्या बताया गया है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता है, वो एक अपराध है, वो अनुच्छेद 24 में बताया गया है। उसके बाद आपका 23-24 में 25 वाला भी याद रखिएगा, 25 में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अनुच्छेद 25 में बताया गया है। 29 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाता है, दरोगा में भी पूछा गया। इसमें 29 और 30 जो है बेसिकली माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी जितने भी है, ठीक है, माइनॉरिटी मान लो जो एससी और एसटी हो गया, क्या हो गया, वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनके लिए जो स्पेशल राइट्स का बात किया गया है वो किसमें बताया गया है, उनका स्पेशल राइट वो अनुच्छेद 29 में बताया गया है। और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 30 में बताया गया। तो 29 और 30 स्पेशली माइनॉरिटी के राइट्स के लिए बताया गया है, ये भी आपका दरोगा में आ चुका है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसका 12 से 35 तक हो गया, 32 तक हो गया। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका पार्ट 3 12 से लेके 35 तक, ठीक है। उसके बाद भारत का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का बात करता है, मैंने अभी बताया कानून के समक्ष समानता का बात कौन करता है, तो वो है आपका ये अनुच्छेद कौन 19 क्या बात करता है, तो आपका एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी का बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या बात करता है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, जीने का अधिकार जो आपको मिला है, शादी करने का जो अधिकार मिला है, विदेश घूमने का जो अधिकार मिला है, वो सब आपका अनुच्छेद 21 में बताया गया। अनुच्छेद 32 कौन सा है, तो अनुच्छेद 32 जो है आपका, इसको बोला जाता है संविधान का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। B.R. अंबेडकर के द्वारा इसको ही आपको क्या माना जाता है, आपका संविधान का हार्ट एंड सोल माना जाता है, B.R. अंबेडकर के द्वारा, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स टूटता है तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके का रिट जारी करती है, कौन से अनुच्छेद के अंदर, 32 अनुच्छेद के अंदर, याद रखिएगा। वही जो हाई कोर्ट जो आपका रिट जारी करेगी वो कौन सा अनुच्छेद के अंदर, तो 226 अनुच्छेद के अंदर। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद, हाई कोर्ट रिट जारी करेगा, रिट जो जारी करता है 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 32 के थ्रू करता है, ये चीज याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का बात करता है, तो यह अनुच्छेद 14 है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका भारत में पहली बार संविधान को संशोधन किया गया था। देखिए अभी टोटल जो अभी संशोधन मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा है। अब यहाँ क्विक बताइए कि भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आपको पता है कि पहली बार जो किया गया था वो किया गया था 1951 में। कब क्या किया गया था, तो 9वां शेड्यूल, 9वां अनुसूची जो है, ठीक है, 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था, ठीक है, जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था वो 1951 का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। और 9वां अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार रिलेटेड जो कानून है वो 9वां अनुसूची में बताया गया। अगर मैं बोलूं कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल थे, तो आप बोलोगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था, पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में जोड़ा गया 9वां अनुसूची। तो 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 10वां अनुसूची जो जोड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा, तो 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, 1985 में जोड़ा गया। तो इसमें 10वां जो अनुसूची है जो कि 52, सबसे पहले मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, तो आपने बोला 8 अनुसूची थे। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा गया कि तो 9वां अनुसूची किससे जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उससे 9वां अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का बात किया गया, भूमि सुधार कानून के बारे में बात किया। तो 10वां अनुसूची किससे जुड़ा, तो 52 अमेंडमेंट 1985 आया, इससे क्या हुआ, आपका 10वां अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया। उसके बाद 11वां और 12वां आपने पढ़ा होगा, ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है, और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बताता है। और ये जो जोड़ा गया था ये 73 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, और ये जो है आपका 74 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। टोटल जो अभी है हमारा 12 अनुसूची है। 11वां अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम जुड़ा, 11वां अनुसूची जोड़ा गया 73 अमेंडमेंट के द्वारा, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो 12वां अनुसूची के जोड़ा गया 74 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, दोनों 1992 में, ठीक है, याद रहेगा। अब यहां तक कि भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया, 9वां अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है। 1952 से मैंने अभी बताया था आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1950
1952 में लाया गया। 1953 से क्या क्वेश्चन बनता है, बार बार याद करो। तो फैजल अली कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग आपको पूछा जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया था, जिसको हम लोग फैजल अली कमीशन भी बोलते हैं। तो ये जो आया था 1953 में आया था, अच्छे से याद रखना। वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी पूछा गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग तो ये बना, पर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो कब बना, तो 3 साल बाद 1956 में बना। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले था भारत में पहले संविधान संशोधन 1951 में आया, 9वां अनुसूची जो गया। 1952 में क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था 1952 में। 1953 में क्या हुआ, आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, तो 1956 में बना। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। उसके बाद 17 में अगर बताया भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे। देखिए जब पहला कैबिनेट हमारा जब बना था, क्या था, जब मेरा पहला कैबिनेट जब बना, तो जब पहला कैबिनेट जब बना था तो उसमें जो विधि अधिकारी कौन था, तो आप सबको पता है जो विधि अधिकारी जो दिया गया था, ठीक है, वो कौन थे, तो विधि थे, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा, बहुत बार पूछा गया कि जब पहला कैबिनेट बना 1947 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया था, तो फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये पीएम तो थे ही, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ मतलब बाहरी वाला जितना भी होगा, कॉमनवेल्थ या आपका जो बाहर वाला जितनी भी अफेयर्स होंगे, कॉमनवेल्थ अफेयर्स जितना भी था वो सब आपके जवाहरलाल नेहरू के अंदर ही था। श्याम प्रसाद मुखर्जी का था तो इनको इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में देखा गया था या दिया गया था, इंडस्ट्री मिनिस्टर। दो चीज याद रखना, एक याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था, दूसरा आपको जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है। तो जगजीवन राम जो थे, ठीक है, जगजीवन राम जो थे, इनको लेबर मिनिस्टर दिया गया था, लेबर मिनिस्ट्री दिया गया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत के पहले विधि अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर से ये भी चीज आपको याद रखना है कि ये जो हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो आया था, तो टोटल मेंबर कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो टोटल मेंबर जो थे याद रखिएगा 7 थे, और चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। साथ में ये भी याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुआ था, तो 29 अगस्त, ये पूछा जा चुका है, 29 अगस्त आपका 1947 में आपका फॉर्म हुआ था, 29 अगस्त 1947 में आपका ये फॉर्म हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, उसके बाद है कि भारत संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ये पहले भी रिपीट हो चुका है, आप लोग इसको कर चुके होंगे, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। उसके बाद है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कौन होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो 2 इंग्लो इंडियन मारोगे, बट अब आपको मैंने पढ़ाया था, आपका संशोधन किया गया है 104 अमेंडमेंट, ठीक है, 2019 में जो आया था, या डेट अगर याद नहीं भी रखोगे आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 104 अमेंडमेंट क्या था। तो इसमें क्या क्या कर दिया गया है, जो 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है, क्या क्या आपका लोकसभा में किया जाता था, और जो भी आपका विधानसभा है जैसे कि बिहार, उसमें 1 को किया जाता था अगर पॉसिबल है तो ये वाला जो सिस्टम था 104 अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, जो मनोनीत किया जाता था आपका 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा में, इसको खत्म कर दिया गया। कौन सा, 104 अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। और इसके जगह क्या कर दिया गया, जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन था, जैसे कि लोकसभा में आप देखोगे 47 एंड 84, ठीक है, आपका एसटी का क्या है 47 रिजर्व है, और एससी का कितना है 84 रिजर्व है। तो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन था इसको कंटिन्यू किया गया और 10 साल और आगे बढ़ा दिया गया। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन को किया जाता था, बट अब ये भी नहीं किया जाएगा, कोई नहीं आप मारोगे, ठीक है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कौन होते हैं,
2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 अनुसूचित जाति होते हैं, 12 विशेषज्ञ होते हैं? नहीं, लोकसभा में एक भी नहीं। पर राज्यसभा में क्या होता है, 12 लोग को करते हैं, ठीक है, जो कि कला क्षेत्र होता है, स्पोर्ट्स होता है, जो अपने सेक्टर में बहुत ही माहिर होते हैं, तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। बट अब लोकसभा में नहीं किया जाता है, आपका एंग्लो इंडियन को पहले किया जाता था, जो कि 104 अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि राज्यसभा में स्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको पता है राज्यसभा का अगर हम लोग बात करें, देखिए एक बार संसद का हम लोग बात करते हैं क्विकली। देखिए सबसे पहले अगर मैं संसद का बात करूं, ठीक है, संसद, ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? तो आप बोलोगे 79 में संसद का। पूछा जाएगा संसद का कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। बट अगर आपको पूछेगा संसद का कितना भाग होता है, तो 3 भाग, सदन 2, भाग 3, तीसरा भाग होता है प्रेसिडेंट। तो जो आपका जो लोकसभा बनता है, बेसिकली याद रखिएगा 3 भाग से बनता है। लोकसभा मतलब संसद जो है 3 भाग से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया था 81 में है। राज्यसभा किस में है? तो आपका ये 80 में है। और प्रेसिडेंट का पोस्ट के बारे में किस में बताया गया है? तो 52 नंबर में। और संसद कौन से में है? तो 79 में है। अब जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब राज्यसभा में कोई अध्यक्ष चुना नहीं जाता है। जैसे लोकसभा में क्या होता है, जब नया लोकसभा चुन के आता है हर 5 साल के बाद, तो उसी में से क्या होता है, एक आपका लोकसभा का स्पीकर को आपको चयनित किया जाता है, ठीक है, चयनित किया जाता है। बट जो राज्यसभा है उसका जो चेयरमैन होगा वो हमेशा आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी आपका उसका जो पेमेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप के लिए नहीं मिलता है, वो आपका राज्यसभा का अध्यक्ष के लिए मिलता है। तो राज्यसभा का क्या पूछा कि राज्यसभा में स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, मतलब पदेन अध्यक्ष है इसका, तो वो है आपका उपराष्ट्रपति। आप कुछ अनुच्छेद याद रखो। सबसे पहले कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो आपका उपराष्ट्रपति जो होगा पदेन अध्यक्ष होगा या एक्स ऑफिसियो होगा, किसका? आपका राज्यसभा का। तो पदेन अध्यक्ष के बारे में बताया गया कि जो आपका जो उपराष्ट्रपति है वो किसका आपका पदेन अध्यक्ष होगा? तो आपका राज्यसभा होगा। 64 में बताया गया। 65 में क्या बताया गया वाइस प्रेसिडेंट से? तो टेम्पोररी प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि किसी कारण से, ठीक है, आपका प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं है, तो 6 महीना के लिए एज ए टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन काम कर सकता है? तो आपका वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो टेम्पोररी प्रेसिडेंट का जो बात किया गया 65 में बात किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष जो होगा आपका राज्यसभा का, उसमें 64 में बात किया गया है। और इसका इलेक्शन का जो बात किया गया है किसमें किया गया है? आपका राज्य मतलब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का बात किया गया है वो 66 में किया गया है। ये भी चीज आपको याद रखना है। 20 क्वेश्चन इसमें रखते हैं, बहुत सारा डिस्कशन है, ठीक है, इसमें और हम कर सकते हैं। अभी आज हम लोग थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो वेल प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है, एकदम कूल माइंड से एग्जाम देने जाए। मैं फिर से कहता हूं, बस कोशिश ये करना है कि जितना भी टफ पेपर आ जाए, जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन है उसको गलत मत कीजिएगा। हर क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ें। पहले जितने भी आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं उसको बना लें, और जो नहीं बनाए उसको 2 से 3 साइकिल में कंप्लीट करें। आप इजीली 60 जो है कम से कम, अगर बहुत टफ है पेपर तभी भी 55 से 60 आप इजीली कर लोगे, और मॉडरेट है तो आप अच्छा करके आओगे, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री होके जाइए, एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिए। और इस चैनल की तरफ आप सपोर्ट आप तभी बनाओगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली को भी 1 लाख तक बहुत जल्द पहुंच जाए। जय हिंद।